अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे वेक्टर एटम मॉडल। लास्ट कुछ लेक्चर्स में हमने बोहर थ्योरी के बारे में पढ़ा था, फिर समरफील्ड मॉडल के बारे में पढ़ा था। अगर हम थोड़ा सा उनको रिकॉल कर लें तो बोहर थ्योरी और समरफील्ड मॉडल में एंगुलर मोमेंटम की क्वांटाइजेशन थी। एंगुलर मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड है वो क्वांटाइज्ड है, मींस कि एक लोवेस्ट वैल्यू जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल है। अब वेक्टर एटम मॉडल में हमारे पास उन्हीं बोहर और समरफील्ड मॉडल में ये दोनों पॉइंट, इन दो पॉइंट्स की एक्सटेंशन है वेक्टर एटम मॉडल में। पहला पॉइंट ये है कि कंसेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ डायरेक्शन। वेक्टर एटम मॉडल में डायरेक्शन भी क्वांटाइज्ड होगी और इसको हम स्पेस क्वांटाइजेशन कहते हैं। अब जिस तरह एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर बोहर थ्योरी और समरफील्ड थ्योरी के मुताबिक अगर एंगुलर मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड है वो क्वांटाइज्ड है तो उसकी डायरेक्शन भी क्वांटाइज्ड होगी। अब उसकी डायरेक्शन क्वांटाइजेशन से क्या मतलब ये कि उसके स्पेस में ख़ास ख़ास डायरेक्शन होंगे। वो जो एल वेक्टर है उसकी सारी ओरिएंटेशन नहीं होगी बल्कि कुछ खास ओरिएंटेशन होंगी। दूसरा ये कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज़ क्वांटाइज्ड, और जो एंगुलर मोमेंटम के साथ मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड है वो भी क्वांटाइज्ड होगा, उसकी भी डायरेक्शन क्वांटाइज होगी। दूसरा पॉइंट इसका ये कि इलेक्ट्रॉन स्पिन हाइपोथेसिस, चूँकि बोहर और समरफील्ड ने इलेक्ट्रॉन का स्पिन कंसिडर नहीं किया था, लेकिन वेक्टर एटम मॉडल में हम इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है वो भी कंसिडर करेंगे। तो वेक्टर एटम मॉडल के ये दो मेन फीचर्स हैं। सबसे पहले हम पहला पॉइंट देखते हैं, स्पेस क्वांटाइजेशन। अगर हम एंगुलर या ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का जो फार्मूला है क्वांटम मैकेनिक्स में उसको रिकॉल कर ले तो उसको हम इस तरह लिख लेते हैं, अंडर द रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस वन इंटू एच कट। ये मैग्नीट्यूड है ऑर्बिटल मोमेंटम की, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की ये मैग्नीट्यूड है। अब अगर हम इसका z कंपोनेंट ले लें तो उसको हम एल जी कहेंगे, वो हमारे पास बराबर होगा एम एल एच कट। यहाँ पे एम एल को हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते हैं और इसकी वैल्यूज़ -l से लेकर +l तक होती है। अगर हम इसके पॉसिबल वैल्यूज़ को काउंट करें तो इसकी पॉसिबल वैल्यूज़ 2l+1 होगी। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा एग्जांपल में देख लें, अगर मेरे पास l = 1 हो तो ml की पॉसिबल वैल्यूज़ 2l+1 होगी। अगर मैं यहाँ पे l = 1 पुट करूँगा तो मेरे पास ये 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ml की 3 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं और वो -l से लेकर +l तक होगी। तो ml की पॉसिबल वैल्यूज़ -1, 0 और 1 होगी। अब जब ये l की वैल्यू हम ऊपर वाले फार्मूले में इसमें पुट कर लेंगे तो हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा जो कि √2h कट मैग्नीट्यूड आ जाएगा। और इसके जो z कंपोनेंट है वो हमारे पास अगर फार्मूले में देख ले तो एम एल एच कट है, तो एम एल की जब 3 वैल्यूज़ पुट करेंगे यहाँ पे तो एल एन जी की 3 कंपोनेंट्स आ जाएंगे, एच कट, 0, -h कट। अब अगर हम इसको डायग्राम से समझ लें कि ये मेरे पास मैंने एक z एक्सिस लिया, इस एक्सिस को मैं z मान लेता हूँ। अब यहाँ पे मैंने l वेक्टर को ड्रा किया हुआ है। अब इस l वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो ये होगा, इस एग्जांपल के लिए √2h कट, जिस तरह मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया। तो ये इसका मैग्नीट्यूड है इस l वेक्टर का। लेकिन जब हम इसका प्रोजेक्शन देखेंगे z एक्सिस पे तो वो 3 प्रोजेक्शन आएंगी। पहला ml = 1 के लिए, ml = 0 के लिए और ml = -1 के लिए। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ
कि जब मैं इस एल वेक्टर का जेड डायरेक्शन में प्रोजेक्शन लूँगा तो वो तीन पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी, एल जेड इज इक्वल टू एच कट, एल जेड इज इक्वल टू ज़ीरो, एल जेड इज इक्वल टू माइनस एच कट। तो यहाँ पे अगर हम क्वांटम मैकेनिकली देखें तो क्वांटम मैकेनिक्स में हम किसी क्वांटिटी के बारे में एग्जैक्ट नहीं कह सकते, ठीक है। अब ये जो एल वेक्टर है, अगर मैं यहाँ पे इस जी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करूँ तो ये जो एल वेक्टर है ये इस जी डायरेक्शन के अराउंड ये इस तरह प्रीसेस करेगा, रिवॉल्व करेगा। लेकिन जब मैं मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करूँगा तो इसका एक जी कंपोनेंट को हम इस जी डायरेक्शन में ओरिएंट कर सकते हैं और इसकी पॉसिबल वैल्यूज़ फिर हमारे पास ये होंगी, तीन वैल्यूज़ होंगी। तो ये जो एल एन जी एम एल एच कट है, ये इसको कहते हैं डायरेक्शनल क्वांटाइजेशन या स्पेस क्वांटाइजेशन, कि जेड डायरेक्शन में ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की ये तीन वैल्यू होंगी। मीन्स कि जेड हमने एक स्पेसिफिक डायरेक्शन लिया और इसका उस एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट को हम एल जेड यहाँ पे कहते हैं, तो इसकी तीन पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, तो इसको हम कहते हैं स्पेस क्वांटाइजेशन। और ये इसका डायग्राम है। अगर एल इज इक्वल टू 2 ले ले तो वहाँ पे फिर ये डायग्राम आप लोग उसके लिए भी ड्रा कर सकते हैं। अब हम वेक्टर एटम मॉडल के दूसरे पॉइंट पे आते हैं, इलेक्ट्रॉन स्पिन। तो इलेक्ट्रॉन स्पिन का कंसेप्ट कैसे आया? यहाँ पे जब स्पेक्ट्रल लाइंस की फाइन स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया गया, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली जब स्पेक्ट्रल लाइन की फाइन स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया गया या फिर इनामुलस जीमान इफेक्ट को ऑब्जर्व किया गया एक्सपेरिमेंटली, तो बोहर थ्योरी और समरफेल्ड मॉडल इस फाइन स्ट्रक्चर को और जीमान इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। तो इसमें फिर इलेक्ट्रॉन स्पिन इंट्रोड्यूस हो गई। तो जब इलेक्ट्रॉन स्पिन इंट्रोड्यूस होगी तब फुली ये थ्योरेटिकली तब पॉसिबल हुआ कि स्पेक्ट्रल लाइंस की जो फाइन स्ट्रक्चर है उसको और एनामलस जीमान इफेक्ट को एक्सप्लेन कर दिया गया स्पिन के बाद। ये स्पिन किसने पास्टुलेट किया था? तो सबसे पहले फर्मी साइंटिस्ट था, उसने ये पास्टुलेट किया कि इलेक्ट्रॉन के साथ एक स्पिन और उस स्पिन के साथ एक मैग्नेटिक स्पिन मोमेंट एसोसिएटेड है जिसको हम म्यू एस कहते हैं। ये फर्मी ने ये कंसेप्ट दिया। अब इसी कंसेप्ट को एक्सपेरिमेंटली देखने के लिए दो साइंटिस्ट स्टर्न एंड गेरलाक ने एक्सपेरिमेंट किया। अब इस एक्सपेरिमेंट को आप लोगों ने थोड़ा सा समझना है। यहाँ पे स्टर्न एंड गेरलाक जो दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने सिल्वर एटम्स को एक हॉट ओवन के अंदर रख दिया, ठीक है, इस हॉट ओवन के अंदर। उस हॉट ओवन से आगे उन्होंने एक स्लिट लगा ली और उस स्लिट को आगे एक स्क्रीन के साथ जोड़ दिया यहाँ पे। अब यहाँ से जब सिल्वर एटम्स की बीम निकलती है तो ये कोलिमेटेड हो जाती है इस स्लिट के ज़रिए से। अब ये जो ब्लू लाइंस है ये सिल्वर एटम्स की एक बीम है जो कि इस ओवन से निकलती है और स्क्रीन स्क्रीन की तरफ आती है। अब यहाँ पे स्टर्न और गेरलाक ने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, मींस कि एक साइड पे मैग्नेटिक का नॉर्थ पोल लगा लिया और दूसरे साइड पे मैग्नेट का साउथ पोल लगा लिया। तो उन्होंने यहाँ पे एक इनहोमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की। इनहोमोजीनियस का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है बल्कि वो वेरी करता है डिस्टेंस के साथ, ठीक है। अब ये स्क्रीन कैसा है? स्क्रीन हमारे पास एक ग्लास प्लेट है। तो जब सिल्वर एटम्स यहाँ से आएंगे तो वो इस ग्लास प्लेट पे कंडेंस्ड हो जाएंगे या कोल्ड हो जाएंगे। तो वहाँ पे सिल्वर एटम की जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो स्टर्न और गेरलाक ने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया। अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है स्क्रीन पे? तो इसके डिस्ट्रीब्यूशन को प्लॉट से इस तरह शो करते हैं। यहाँ पे आई जेड को मैंने इस एक्सिस पे प्लॉट किया और इसको मैंने
जेड के अगेंस्ट प्लॉट किया। अब एज आई जेड जो है वो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिल्वर एटम्स है। स्क्रीन पर जो सिल्वर एटम की डिपोजिशन है या जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए जो क्वांटिटी हम यूज़ करते हैं यहाँ पे आई जेड इंटेंसिटी। जब इसको हम जेड पे जेड चूंकि यहाँ पे अगर स्क्रीन देख ले तो स्क्रीन को मैंने जेड डायरेक्शन में लिया हुआ है यहाँ पे। तो स्क्रीन पे जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी तो ये वाली डिस्ट्रीब्यूशन आ गई, ठीक है, ये वाली डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड ऑन हुई तो ये वाली डिस्ट्रीब्यूशन आ गई। तो मैग्नेटिक फील्ड के ऑन होने से वहाँ पे दो पीक्स बन गए। यहाँ पे देख लीजिए दो पीक्स है। विदाउट मैग्नेटिक फील्ड देयर वाज ओनली वन पीक एंड विद द एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देयर वर टू पीक्स। अब ये टू पीक्स का क्या मतलब है? टू पीक्स का ये मतलब है कि स्क्रीन पे दो जगह पे सिल्वर एटम की डिस्ट्रीब्यूशन मैक्सिमम हो गई। ये इस पॉइंट पे मैक्सिमम हो गई और इस पॉइंट पे मैक्सिमम हो गई, ठीक है। तो दो जगहों पे सिल्वर एटम्स की डिस्ट्रीब्यूशन मैक्सिमम हो गई, या दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि दो पॉइंट्स पे इंटेंसिटी ज़्यादा हो गई। तो अब इस चीज़ को किस तरह एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्यों दो पीक्स बन गए? यहाँ पे हम कंसिडर कर यहाँ पे एक ये है कि जब हम किसी एटम को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देते हैं तो उस पे जो फोर्स लगती है वो ये इसके बराबर होती है एफ इज इक्वल टू माइनस म्यू इंटू ग्रेडियंट ऑफ बी, ठीक है। म्यू यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन के साथ, और बी यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड है। अब चूंकि ये एक्सटर्नल फील्ड डिस्टेंस के साथ चेंज हो रहा है तो इसको मैंने माइनस म्यू डॉट कर्ली बी और कर्ली आर लिखा। मीन्स कि ये आर जो है एक्स वाई जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बी एक्स वाई जी के साथ ये वेरी करता है, तो यहाँ पे इसलिए मैंने लिखा हुआ है। अब अगर हम सिल्वर एटम की बात करें कि इस एक्सपेरिमेंट में सिल्वर एटम्स यूज़ हुए थे। अब अगर हम सिल्वर एटम की हम ग्राउंड स्टेट देख लें तो वो ग्राउंड स्टेट इस तरह है। अगर हम इसका बिल्कुल आउटर मोस्ट शेल देख लें जो कि n इज इक्वल टू 5 पे है, तो वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और वो s ऑर्बिटल में है, ठीक है। यहाँ पे अगर d में देख ले तो d में 10 इलेक्ट्रॉन है और ये 10 इलेक्ट्रॉन एक 10 इलेक्ट्रॉन है, तो हो सकता है कि 5 एक एंगुलर मोमेंटम रखने वाले हो और 5 उसके अपोजिट एंगुलर मोमेंटम रखने वाले हो, तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे। लेकिन एस और 5s ऑर्बिटल में यहाँ पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम है या एंगुलर मैग्नेटिक मोमेंट है उसको कैंसिल करने वाला कोई नहीं होगा। अब अगर L0 इस s ऑर्बिटल चूंकि कोरिस्पॉन्ड करते हैं L इक्वल टू 0 को, तो जब हम इसका z कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम लेंगे तो वो Lg हमारे पास 0 के बराबर आ जाएगा। अगर Lg 0 है तो मैग्नेटिक मूवमेंट और Lg के दरमियान ये रिलेशन है, जब Lg 0 तो मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू भी 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिल्वर के जो एटम्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि उसका मैग्नेटिक मूवमेंट 0 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्क्रीन पे एक स्मूथ डिस्ट्रीब्यूशन आएगी, एक स्मूथ डिस्ट्रीब्यूशन आएगी जिस तरह ये फील्ड के बगैर जो डिस्ट्रीब्यूशन है, तो स्क्रीन पे एक स्मूथ डिस्ट्रीब्यूशन आएगी। हर जगह पे इक्वल नंबर ऑफ एटम्स आने चाहिए, मींस कि पीक्स नहीं बनने चाहिए। लेकिन यहाँ पे दो पीक्स बन गए, तो इसी बट टू पीक्स ऑन ग्लास प्लेट, व्हाट इज दिस, ठीक है। तो दो पीक्स बन गए। अब इन दो पीक्स को एक्सप्लेन करने के लिए दो साइंटिस्ट स्टर्न और
इस टर्न और गिरलाच एक्सपेरिमेंट से जो रिज़ल्ट आया तो वो रिज़ल्ट अनएक्सपेक्टेड था। तो इसी रिज़ल्ट को एक्सप्लेन करने के लिए दो साइंटिस्ट गाउडस्मिट और आहलन बेक, इन्होंने प्रपोज किया कि इलेक्ट्रॉन के पास एक इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम है जिसको हम कहते हैं स्पिन। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि गाउडस्मिट और आहलन बेक ने इलेक्ट्रॉन के स्पिन को प्रपोज किया था, और उनकी जो प्रपोज होने की जो प्रपोज करने की वजह स्टर्न और गिलराक एक्सपेरिमेंट को के रिज़ल्ट को एक्सप्लेन करना था। अब अगर इलेक्ट्रॉन के पास स्पिन है तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है तो इसी तरह ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगा। तो इसके लिए जो फार्मूला हम लिखेंगे, जिस तरह ऊपर हमने एंगुलर मोमेंटम के लिए लिखा था, यहाँ पे देख लें। तो यहाँ पे L में, इस इक्वेशन में हम L की जगह S पुट कर लेंगे, और इस L की जगह हम S पुट कर लेंगे तो हमारे पास स्पिन के लिए फार्मूला आ जाएगा। तो S इज इक्वल टू S। अब यहाँ पे ये जो S है, इस अंडर रूट के नीचे इसको हम कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। ये S स्पिन क्वांटम नंबर है, और ये S जो है ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर इलेक्ट्रॉन के पास स्पिन भी है तो लाजमी सी बात है उसके साथ फिर मैग्नेटिक स्पिन मूवमेंट भी होगा। अब ये मैग्नेटिक स्पिन मूवमेंट अगर है तो इसकी पॉसिबल ओरिएंटेशन कितनी होंगी? ठीक है, पॉसिबल ओरिएंटेशन का मतलब है कि ये डायरेक्शन में कैसा क्वांटाइज होगा, इसकी पॉसिबल ओरिएंटेशन कितनी होंगी। तो ऊपर प्लॉट से हमने देखा कि दो पीक्स आ गई थी। ठीक है, तो ये अगर स्पिन का मैग्नीट्यूड है तो डायरेक्शन में फिर ये इस तरह क्वांटाइज होगा, एस जेड इज इक्वल टू एम एस एच कट। ये हमने इसका जेड कंपोनेंट लिया जो कि इसके डायरेक्शनल क्वांटाइजेशन को बताता है। अब बिल्कुल उसी तरह एम एस की वैल्यू स्टार्ट होगी -s से लेकर +s तक। इसकी पॉसिबल वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के लिए हम 2s+1 लगाएंगे। तो 2s+1 ऊपर वाले इस ms की पॉसिबल वैल्यूज़ कितनी होगी? तो वो 2s+1 होगी, लेकिन ये किसके बराबर होगा? ऊपर वाले प्लॉट में कितने पीक्स थे? 2 थे, तो ये हमारे पास 2 के बराबर आ जाएगा। यहाँ से हम स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते, तो ये हमारे पास s इज इक्वल टू 1/2 आ जाता है। तो इसको आप लोगों ने याद रखना है कि स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो 1/2 है। अब ms की वैल्यू चूंकि -s से +s होगी, ठीक है, तो अगर s इज इक्वल टू 1/2 है तो ms की वैल्यू -1/2 और +1/2 होगी। अब अगर ये हमारे पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड है, तो इसमें जब हम स्पिन क्वांटम नंबर पुट करेंगे 1/2 तो इसका मैग्नीट्यूड ये आ जाएगा, s इज इक्वल टू ½ √3h कट। तो इसको आप लोगों ने याद रखना है। इसी तरह इसकी डायरेक्शनल क्वांटाइजेशन या इस स्पिन का z कंपोनेंट किसके बराबर होगा? तो sz, जब हम यहाँ पे ms की 2 वैल्यूज पुट करेंगे तो sz की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी ±12h कट। यहाँ पे h कट भी है, ठीक है, यहाँ पे h कट भी है इसके साथ। अगर हम इसका डायग्राम ड्रा कर लें तो इसका डायग्राम हम यूँ ड्रा कर सकते हैं। ये s वेक्टर है, स्पिन s वेक्टर है जिसको हम कहते हैं स्पिन, जिसको हम कहते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो इसका मैग्नीट्यूड ये हमने कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है। जब हम इसमें s इज इक्वल टू 1/2 पुट करेंगे तो ये हमारे पास ये आ जाएगा। अब ये जो s वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड तो ये है, लेकिन इसकी डायरेक्शनल क्वांटाइजेशन हम किस तरफ बताएंगे? इसका हम z एक्सिस पे प्रोजेक्शन ड्रा करेंगे, ठीक है।
ये आ जाएगा एक प्रोजेक्शन, और एक प्रोजेक्शन यहाँ से ये आ जाएगा। तो यहाँ पे एम एस की दो वैल्यूज़ जो है -हाफ और +हाफ, उसके लिए एल एन जी की दो कंपोनेंट्स आ जाएगी, हाफ एच कट और -हाफ एच कट। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम, आज का जो हमारा टॉपिक था वो था स्टर्न एंड गेरलाच एक्सपेरिमेंट। तो स्टर्न एंड गेरलाच एक्सपेरिमेंट में स्पिन को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया। तो ये जो फार्मूले मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखे हैं ये वाले, ये आप लोगों ने याद रखने हैं, ठीक है। ये जो फार्मूले ये मैंने लिखे हैं ये आप लोगों ने याद रखने हैं। तो आज के लिए इतना ही, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे। थैंक यू।